भारतीय सभ्यता की कहानी ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है जो हजारों सालों से चली आ रही है। चलिए आज इस अनूठी और लगातार चलती आ रही यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज भी उतनी ही अहम है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या भारत का ये जो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है वो बस गुजरे जमाने की एक कहानी है, या फिर इसमें हमारे आज और आने वाले कल के लिए कोई रास्ता छिपा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक बहुत बड़ी और रंग बिरंगी चादर की तरह देखना। एक ऐसी चादर जिसके हर धागे में एक अलग कहानी है, एक अलग संस्कृति है। हजारों सालों से इसमें नए नए विचार, नए नए लोग जुड़ते गए और ये चादर और भी खूबसूरत और मजबूत होती चली गई। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है? जाहिर है जड़ों से। चलिए सबसे पहले उपमहाद्वीप की उन पुरानी सभ्यताओं और उन विचारों को जानते हैं जिन्होंने भारत की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितना लंबा सफर है। एक तरफ दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यताओं में से एक फल फूल रही थी, और फिर कुछ ही सदियों बाद ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हो गए जिन्होंने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता, सोचकर ही हैरानी होती है कि वो लोग अपने समय से कितना आगे थे। आज से लगभग 4,500 साल पहले उनके पास ग्रिड पैटर्न पर बने शहर थे, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, और सबसे मजेदार बात, उनकी एक अपनी लिपि थी जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। उस दौर में जहां यज्ञ और कर्मकांड का बोलबाला था, एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार सामने आया, अहिंसा। मतलब किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक पूरी जीवन शैली थी जिसने भारत की सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी दिखाई देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं भारत के सुनहरे दौर में। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और कला, संस्कृति और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इतिहास में सम्राट अशोक जैसा शासक शायद ही कोई हुआ हो। कलिंग के भयानक युद्ध ने एक विजेता सम्राट को एक दयालु इंसान में बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल दी। और फिर आता है ये शून्य, जी हां, जीरो, एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया को देखने और समझने का तरीका ही बदल दिया। गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत से निकली ये सोच गणित और विज्ञान के लिए एक क्रांति थी। आज की टेक्नोलॉजी इसके बिना सोची भी नहीं जा सकती। गुप्त काल सिर्फ शून्य के लिए ही नहीं जाना जाता। ये वो दौर था जब ज्ञान का जैसे विस्फोट हुआ हो। एक तरफ आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के राज खोल रहे थे, तो दूसरी तरफ कालिदास जैसे महान कवि ऐसी रचनाएं लिख रहे थे जो आज भी अमर हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम मध्ययुगीन भारत में दाखिल होते हैं। ये वो दौर था जब इस्लामी शासन के आने से एक नई सांस्कृतिक हलचल शुरू हुई, जहां दो महान सभ्यताएं एक दूसरे से मिलीं और एक नई पहचान बनी। दिल्ली सल्तनत के साथ उत्तरी भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों के संगम का एक नया अध्याय था। इसकी सबसे खूबसूरत झलक हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आज भी देखने को मिलती है। मुगल साम्राज्य की कहानी को समझना हो तो बस इन दो बादशाहों को समझना काफी है। एक तरफ थे अकबर, जिनकी मिलजुल कर रहने की नीति ने साम्राज्य को आसमान पर पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जिनकी सख्त नीतियों ने साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया। इतिहास का एक सीधा सा सबक। मुगल साम्राज्य ने भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत दी जो आज भी हमारी जिंदगी का, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। उर्दू जैसी खूबसूरत जबान से लेकर ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत तक, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद एक अंधेरा दौर भी आता है। अब कहानी उस जमाने में पहुंचती है जब भारत पर ब्रिटिश शासन का साया पड़ा। ये गुलामी का दौर था, लेकिन साथ ही ये आज़ादी के लिए एक बहुत लंबे और मुश्किल संघर्ष की कहानी भी है। ये टाइमलाइन हमें उस 200 साल लंबे सफर पर ले जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक, और फिर कांग्रेस के बनने से लेकर 1947 में आज़ादी मिलने तक। लेकिन ये एक ऐसी सुबह थी जो अपने साथ बंटवारे का दर्द भी लेकर आई।
और इस लंबी लड़ाई में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। महात्मा गांधी के इस तरीके ने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। लेकिन आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। यह आंकड़ा बंटवारे के उस भयानक त्रासदी को दिखाता है जब लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर अनजान जगहों पर जाना पड़ा। यह इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। और इसी आजादी के साथ शुरू होता है एक नए भारत का सफर। तो चलिए कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का अब तक का सफर कैसा रहा है। 1947 के बाद नए भारत की नींव कुछ बहुत बड़े आदर्शों पर रखी गई। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। उस वक्त के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले देश को एक मजबूत राष्ट्र कैसे बनाया जाए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की तकदीर कैसे बदल दी। देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए और विकास की रफ्तार अचानक कई गुना तेज हो गई। तो आज का भारत कैसा है? एक तरफ भविष्य की दौड़ है, आसमान छूती इमारतें हैं, नई तकनीक हैं, और दूसरी तरफ अपनी गहरी जड़ों से जुड़ाव है, परंपराएं हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपनी ताकत और अपनी चुनौतियों के बीच एक संतुलन बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत का भविष्य कैसा होगा? क्या उसकी हजारों साल पुरानी विरासत, जिसमें सबको साथ लेकर चलने और हर मुश्किल से उभरने की ताकत है, उसका रास्ता दिखाएगी? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास और भविष्य दोनों में छिपा है।